कहानी की शुरुआत के नाम के एक लड़के से होती है जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था और तभी उसकी नजर अपने बचपन के दोस्त केटो पर पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। तभी अचानक एक शराबी गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर गया और केटो तुरंत ही उसे बचाने के लिए कूद गया। लेकिन केटो के लिए उसे अकेले खींच पाना काफी मुश्किल था और इसीलिए उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई। यहाँ तक कि उसने के का नाम लेकर उसे बुलाया, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद केटो ने अकेले ही उस शराबी को वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया और ठीक उसी समय एक ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर के तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा और केटो को ऊपर खींचने के चक्कर में वो भी ट्रैक पर गिर गया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद उस ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। वो दोनों ही अपनी मौत को अपना चुके थे, पर अचानक उन दोनों की आंख एक सफेद कमरे में खुली जहां कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे और इसी के साथ उस कमरे में काले रंग की एक बड़ी सी बॉल भी पड़ी हुई थी। उन दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे और अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। तभी एक आदमी ने उन्हें बताया कि वो सभी लोग मर चुके थे और उन सब की आंख इस कमरे में ही खुली हैं, मानो ये कोई स्वर्ग या नर्क का कमरा हो। ठीक उसी समय उस काली बॉल से कुछ लेजर लाइट्स निकली और एक लड़की का शरीर बनने लग गया, जिस पर उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो लोग भी इसी तरीके से वहां आए थे। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से हिरोशी नाम का एक आदमी उसे गंदी नजर से देखने लगा। पर तभी केटो ने बीच में आकर उस लड़की को अपनी जैकेट से ढक दिया। उसी वक्त उस बॉल पर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो सभी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और अब उनकी नई जिंदगी का फैसला ये बॉल खुद करेगी। इसके बाद उस बॉल ने उन्हें ऑनियन नाम के एक अजीब से दिखने वाले जीव की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसे ढूंढकर जान से मार दो। इसके बाद ही उस बॉल ने उन्हें कुछ बंदूकें और सूटकेस भी दिए, पर जब वो बॉल ये सामान देने के लिए खोली तो उन सभी को उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जो उस वक्त होश में नहीं था। सभी सूटकेसेस में उनके नाम लिखे हुए थे, जिनके अंदर कुछ खास सूट्स मौजूद थे, पर किशिमोटो नाम की उस लड़की के अलावा किसी में भी वो सूट पहनने की हिम्मत नहीं थी और उस बेचारी को भी सूट मजबूरी में पहनना पड़ा क्योंकि वो बिना कपड़ों के यहाँ आई थी। तभी के की नजर निशी पर पड़ी, जिसने पहले ही वो सूट पहना हुआ था। सभी लोग अपनी बंदूकों की जांच में लगे हुए थे। तभी सुजुकी का कहना था कि हो सकता है हमें हॉस्पिटल ले जाया गया हो और फिर दवाई दी हो, उसी की वजह से हमें अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। पर तभी उसकी नजर उस बॉल के ऊपर लगे हुए टाइमर पर पड़ी, जिसके बाद उन सभी का शरीर अचानक गायब होने लग गया और कुछ ही सेकंड बाद अब वो उस कमरे से बाहर एक रोड पर खड़े हुए थे। अब उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अब वो घर जा सकते हैं, पर तभी निशी ने उन्हें बताया कि असल में वो लोग अब अमेरिकन ट्राई आउट नाम के एक टीवी शो का हिस्सा थे। ये शो दरअसल उसके ही पिता का बनाया हुआ है। इस शो को जो भी जीतेगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलने वाला था। साथ ही उसका कहना था कि वो खुद अपनी मर्जी से इस शो पर आया है और तभी उसने पास ही में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यही ऑनियन है। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत उसकी तरफ भागने लग गए, लेकिन केटो और किशिमोटो वहीं पर खड़े रहे। उधर उन लोगों ने ऑनियन को घेर लिया, लेकिन वो लड़का शुरुआत में मासूम होने का नाटक करने लगा, लेकिन फिर उसने अगले ही सेकंड उन पर थूक कर हमला कर दिया, जिसके बाद वो लोग उसके पीछे भागने लग गए। उधर के और उसके साथियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सभी लोग वहां पर अकेले क्यों थे और सभी रास्ते गोल गोल क्यों घूम रहे थे। तभी अचानक से वो ग्रुप उनके पास से गुजरा और इस बार केटो और किशिमोटो भी एलियन के पीछे भागने लग गए और काफी मेहनत के बाद उन लोगों ने उसे एक गैराज में घेर लिया, जिसके बाद हिरोशी ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चला दी, जिसके चलते ऑनियन का एक हाथ उड़ गया। पर इसके जवाब में उसने भी 3 आदमियों के पैरों पर गंभीर चोट मार दी, जिसके बाद उन सभी ने उस अजीबोगरीब जीव पर एक साथ गोलियां चलाई, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखकर सुजुकी को तो उल्टियां आ रही थी, पर हिरोशी को इसमें मजा आ रहा था और उसने बार बार ऑनियन के ऊपर तब तक गोलियां चलाई जब तक केटो ने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद एक बहुत लंबा आदमी वहां पहुंचा
और हिरोशी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बदले उस आदमी ने हिरोशी की टांग काट कर उसे सर से पकड़कर हवा में उठा लिया। और जब हिरोशी ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर हिलाना शुरू किया तो उसने उस आदमी के सर की विग नीचे गिरा दी, जिसके बाद उन सभी को पता चला कि असल में वो आदमी ओनियन का बाप था। इसके बाद उन सभी ने उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, पर वो आदमी हिरोशी के शरीर को एक कवच की तरह तब तक इस्तेमाल करता रहा जब तक वो फट के टुकड़ों में बट नहीं गया। इसके बाद उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उन सभी को मारना शुरू कर दिया। उधर रोड पर घूम रहे के को जब ये आवाजें सुनाई दी तो वो तुरंत ही उस तरफ को भागा और अब उसने देखा कि वो जीव उसके दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर तभी किशिमोटो ने वहां पहुंचकर उस एलियन पर हमला कर दिया और अब किशिमोटो के सूट में नीली लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि अब वो सूट उसे खास शक्तियां दे रहा था। ये देखकर के बहुत ज्यादा हैरान था और वो जाकर एक वैन के पीछे छुप गया। तभी उस ताकतवर जीव ने केटो और किशिमोटो को एक साथ उठाकर हवा में फेंक दिया, पर अपने सूट की वजह से किशिमोटो को बिल्कुल भी चोट नहीं आई और इसीलिए अब के ने भी अपना सूट पहनने का फैसला किया। पर बदकिस्मती से उसके सूटकेस में उसका सूट था ही नहीं और इसीलिए उसने एलियन पर हमला करने के लिए अपने सूटकेस का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पर जैसे ही वो एलियन के पर हमला करने के लिए बढ़ा तो निशी वहां पहुंच गया और उसने एलियन को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद उसने के को बताया कि अपने सूटकेस का नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। निशी के बंदूक देने के बावजूद के में गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए निशी ने ये काम खुद ही कर दिया। इसके बाद उन चारों को वापस उस कमरे में बिना किसी चोट के निशान के भिजवा दिया गया और कुछ देर बाद सुजुकी भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद निशी ने उन्हें बताया कि जब तक वो लोग पूरी तरह से नहीं मर जाते तब तक उन्हें वापस इस दुनिया में बिल्कुल ठीक करके भेज दिया जाएगा। और साथ ही उसने उन्हें इस बॉल का नाम गैंट्स बताया जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद उन सभी को 0 पॉइंट्स के साथ साथ काफी सारी बेइज्जती भी मिली और वहीं निशी को 5 पॉइंट्स मिले, जिसके साथ अब उसका टोटल स्कोर 79 था। और अब उस बॉल में मरने वालों की तस्वीरों में हिरोशी और उसके साथियों की तस्वीरें भी जुड़ गई थी। ये सब देखकर निशी काफी खुश था और इस बात से गुस्सा होकर केटो ने उसका गला पकड़ लिया। अब वो जानना चाहता था कि आखिर निशी ने बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया, पर निशी ने अपने सूट की शक्तियों का इस्तेमाल करके केटो के हाथ को जोर से मरोड़ना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक के ने उसके ऊपर बंदूक नहीं तान दी, पर तभी अचानक वो लोग वापस अपनी दुनिया में आ गए जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली लग रहा था। पर रेलवे स्टेशन पर अभी भी 2 लोगों की मौत की खबर लगी हुई थी और जब के अपने स्कूल पहुंचा तो कई बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर वहीं कोजिमा चुपचाप उसकी ड्राइंग बना रही थी। साथ ही उसने के से दोस्ती करने की कोशिश भी की, पर के ने उसे कोई खास भाव नहीं दिया। उस दिन के ने केटो के पुराने एड्रेस पर जाकर उसे भी ढूंढने की कोशिश की, पर अब तो उस एड्रेस पर सिर्फ एक पार्किंग लॉट था। इसके बाद वो उस गली में गया जहां वो मिशन हुआ था। उसे वहां कुछ सबूत तो मिले लेकिन गैराज पूरी तरह से साफ था। तभी उसकी नजर किशिमोटो पर पड़ी, जिसने उसे बताया कि उसे भी सब कुछ याद था। साथ ही उसके पास वो सूट भी मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग सपना तो नहीं देख रहे थे। इसके बाद किशिमोटो ने उससे उसके घर में रहने की इजाजत मांगी, जिसके लिए के तुरंत ही तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसने बताया कि असल में वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और जब ब्रेकअप हुआ तो उसका दिल टूट गया, जिसके बाद वो शराब पीकर कब बाथटब में डूब गई उसे पता ही नहीं चला। जिसके बाद अचानक से उसकी आंखें उस गेम में ही खुली, वो भी बिना कपड़ों के। किशिमोटो के पास अब भी केटो की जैकेट थी जिसमें उसकी डायरी भी मौजूद थी। जब के ने उस डायरी से उसका नया एड्रेस निकालने की कोशिश की तब जाकर उसे पता चला कि केटो असल में जमानत पर बाहर था। उधर केटो को नींद में भी उस अजीबोगरीब जीव के सपने आ रहे थे और जब वो घबराहट के मारे बाथरूम में गया तो उसका छोटा भाई आयुमू उससे उसका हाल चाल पूछने आया, लेकिन केटो ने उसे झूठी तसल्ली देकर वापस भेज दिया। जैसे ही आयुमू वहां से गया ठीक उसी वक्त केटो के और उनके बाकी साथियों के साथ साथ 3 नए लोग उस सफेद कमरे में पहुंच गए, जिसमें एक औरत, एक बूढ़ी दादी और एक रोता हुआ छोटा बच्चा शामिल थे। तभी गैंट्स ने उन्हें उनके आज के मिशन के बारे में बताया
जिसमें उन्हें तनाका नाम के एक एलियन को खत्म करना था। साथ ही निशी ने उन्हें ये भी बताया कि वो लोग कभी भी गैंट्स से नहीं बच सकते और जितने भी लोग मरेंगे उतने नए बुला लिए जाएंगे। और ये बात सुनते ही के और केटो समझ गए थे कि निशी ने कल उन 3 लोगों को बलि का बकरा बनाकर इस्तेमाल किया था। लेकिन तब तक निशी और बाकी 2 लोग गायब होना शुरू हो गए थे, इसलिए बाकी सभी ने तुरंत ही अपने हथियार उठा लिए। दादी और वो छोटा बच्चा सबसे पहले एलियन के सामने आए और उस एलियन ने बड़े ही आराम से गाने सुनते हुए उन्हें जान से मार दिया। और जब के वहां पहुंचा तो वो अपने सामने पड़ी लाश को देखकर डर गया। उस वक्त भी वो एलियन वहीं खड़ा होकर बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था, पर बदकिस्मती से के का एक हाथ और गोली अभी तक नहीं आया था। और जैसे ही एलियन ने उस पर हमला किया तो वो अपने सूट की बदौलत बच गया और फिर ऐन वक्त पर उसने भी अपनी बंदूक से एलियन पर हमला कर दिया, जिसमें उस एलियन का रेडियो टूट गया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने निशी को इनविजिबल मोड से बाहर लाने के लिए एक जोरदार हमला किया, जिसके चलते निशी एक वेंट के जरिए नीचे गिर गया। जिसके बाद उस एलियन ने उसके ऊपर चढ़कर उसे इतनी जोर से मारना शुरू किया कि उसका सूट तक टूट गया। तभी केटो ने बीच में कूदकर उस एलियन को रोकने की कोशिश की और जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे तो उस एलियन ने एक बार फिर केटो पर लाइट से हमला करने की कोशिश की, पर केटो ने अपने सूट की ताकत से उसे हवा में उठा दिया। उधर के निशी को देखने के लिए जब उसके पास पहुंचा तो निशी ने उससे कहा कि 100 पॉइंट कमा कर मुझे दोबारा से जिंदा कर देना, जिसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। उधर उस एलियन ने केटो को मुक्का मारने के बाद अब किशीमोटो पर हमला करने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर केटो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वहीं के उस एलियन पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो एलियन उसके दोस्तों के बहुत ज्यादा करीब था। जब वो एलियन केटो को शूट करने लगा तो किशीमोटो ने उस पर एक पाइप से हमला कर दिया, जिसके बाद वो किशीमोटो को मारना चाहता था, पर किशीमोटो ने उसे रोकने के लिए उसे लात मारने की कोशिश की, जिसके बाद उस एलियन ने उसे उठाकर केटो की तरफ फेंक दिया। साथ ही वो एलियन के को मारने के लिए भागा, पर सूट से मिली शक्तियों की मदद से के ने उसे छत की तरफ फेंक दिया। और जब उस एलियन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो के ने उस पर हावी होते हुए लगातार मुक्के मारना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जब उस एलियन ने के को शूट करने के लिए ताकत इकट्ठा की तभी अचानक के ने उसके मुंह में बंदूक घुसाकर फायर कर दिया और इस तरह उस एलियन के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इसके बाद वो लोग जल्द ही उस सफेद कमरे में वापस आए। अब के 7 पॉइंट्स के अलावा किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिला और साथ ही गैंट्स ने उसे बताया कि 100 पॉइंट्स पूरे हो जाने के बाद उसे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें या तो वो अपने किसी साथी को इस गेम में वापस जिंदा कर सकता है या फिर वो किसी की भी याददाश्त मिटाकर उसे असल जिंदगी में दोबारा जिंदा कर सकता है। अगली सुबह जब के की आंख खुली तो उसने अभी भी वही सूट पहना था और अब वो उसकी शक्तियों को और अच्छे से जानना चाहता था। इसीलिए उसने अपने मामूली कपड़ों से उस सूट को ढककर शहर भर में अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसी शाम के को कोजिमा का फोन आया और उसने के को कॉफी के लिए बुलाया, जहां वो उसके लिए एक स्केच बनाकर लाई थी, जिसे देखकर के ने उसे बताया कि जब वो छोटा था तो वो केटो को बदमाश बच्चों से बचाता था। उधर किशीमोटो केटो की जैकेट वापस करने के लिए उससे मिली, जहां केटो ने उसे बताया कि असल में वो जेल अपने बाप के कत्ल के इल्जाम में गया था, जो दारू के नशे में उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारता था। कुछ देर बाद केटो ने न्यूज में देखा कि पुलिस गैराज में हुई तबाही की जांच कर रही थी और उसी शाम खाना खाते वक्त आयुमू ने उसे बताया कि कुछ दिनों से उसे सपने आ रहे हैं कि उसका भाई कहीं गायब हो जाता है। इस पर केटो ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। उस रात उन्हें एक बार फिर उसी सफेद कमरे में बुलाया गया, जहां इस बार कुछ नए लोग भी थे और उनका आज का मिशन था इल टेम्पर्ड नाम के एक एलियन को मारना। मिशन मिलते ही केटो ने सभी लोगों को सूट्स पहनने को कहा और वहां मौजूद प्रीस्ट कहने लगा कि मैं किसी को मारने जैसा गलत काम नहीं करूंगा। जिसके बाद वहां एक बहस शुरू हो गई जो लोगों के गायब होने के साथ खत्म हुई। इसके बाद उन्हें एक म्यूजियम में ले जाया गया, जिसके बाहर 2 बड़े बड़े स्टैचू बने हुए थे और उन्हीं में से एक एलियन था। पर उनके प्लान डिस्कस करने से पहले ही एक नए साथी ने लेफ्ट वाले स्टैचू को गोली मारकर तबाह कर दिया
जिसके तुरंत बाद दूसरे स्टैचू ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी बीच उस प्रीस्ट ने म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करता तो एक स्टैचू धीरे धीरे उसके करीब आता जाता। बाहर के और केटो स्टैचू को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एक और नया साथी उसी कमरे में पहुंच गया जहां प्रीस्ट मौजूद था। तभी के ने सभी लोगों को वहां से दूर जाने को कहा, जिसके बाद उसने स्टैचू के नीचे से स्लाइड करते हुए उस पर एक गोली मारी, जिससे उसका एक अंग फट गया और वो सीधा एक नए साथी पर जा गिरा। अब स्टैचू कमजोर हो गया था तो के ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार वो अपने काम से बेहद खुश था, लेकिन केटो को ये खुश होने का मौका नहीं लग रहा था क्योंकि इस सब में उनका एक साथी मर गया था। लेकिन के मुताबिक इसमें केटो की गलती थी क्योंकि उसने के कहने के बावजूद सभी लोगों को वहां से दूर नहीं किया। उधर सफेद कमरे में गैंट्स का टाइमर रीसेट हो गया था। ठीक उसी समय उनकी एक जख्मी साथी म्यूजियम से बाहर निकली, जिसे देखते ही वो समझ गए कि अंदर एक और एलियन मौजूद है। जैसे ही वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्हें प्रीस्ट की लाश दिखाई दी। ठीक उसी समय बहुत सारे हाथ वाले स्टैचूज ने के पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में उसका हथियार छूट गया। मौका देखते ही स्टैचू ने उस पर कई सारे वार करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी केटो ने बीच में आकर उसे दूर घसीट लिया, जिसके बाद वो के को किशिमोटो के पास छोड़ गया क्योंकि उसका कहना था कि अब उसकी बारी थी अपने दोस्त के लिए लड़ने की, ठीक वैसे ही जैसे के उसके लिए बचपन में लड़ता था। इसके बाद केटो उस कमरे में वापस गया और उसके कमरे में घुसते ही एलियन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच पाया। इसके बाद एलियन ने अचानक उससे बातें करना शुरू कर दिया और जैसे ही केटो ने अपनी बंदूक नीचे की तभी उस एलियन ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें केटो की बंदूक नीचे गिर गई। अब एलियन के मुताबिक उसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहिए, पर ठीक उसी समय पर किशिमोटो ने उस पर गोली चला दी और एक जोरदार धमाका हुआ। पर बदकिस्मती से एलियन उस हमले से बच गया था। फिर उसने किशिमोटो को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उसने अपने सभी हाथ खोलकर कई सारी तलवार निकाल ली, जिसे देखकर केटो ने भी अपने सूट से एक ब्लेड निकाला और उस स्टैचू पर हमला करना शुरू कर दिया। पर यह साफ था कि वो एलियन केटो से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था और उसने केटो पर कई सारे हमले करके उसे हवा में उछाल दिया। पर तभी किशिमोटो ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो खुद उस एलियन पर हमला करने के लिए गई। पर उस एलियन ने उस पर एक साथ कई सारी तलवारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वो केटो की बाहों में गिर गई। साथ ही मरने से पहले उसने केटो को किस करने की कोशिश की, लेकिन इतना करीब आने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्से से भरे केटो ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की, पर एलियन ने उसे भी मारकर हवा में उछाल दिया। अपने दोनों साथियों को ऐसे मरता देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने अपने सूट को एक्टिवेट करके उस एलियन से लड़ना शुरू कर दिया और इसी बीच उसकी नजर ऊपर पड़ी एक गन पर गई। जैसे ही वो बंदूक लेकर एलियन पर हमला करने लगा तो एलियन ने अपनी तलवारों से उसे ढक लिया, जिसके बाद उसने एक छोटा सा स्टैचू जमीन पर फेंका, जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने के को पकड़कर जोरदार तालियां मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से के बच गया। इसके बाद उसने केटो की बंदूक लेकर उस स्टैचू पर एक फायर किया, जिसके चलते उस स्टैचू का एक हाथ उड़ गया। इसके बाद के किसी तरह से उस स्टैचू के मुंह के जरिए उसके अंदर घुस गया, जहां पहुंचते ही उसने चारों तरफ गोलियां चलाकर उसे तबाह कर दिया। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद के अपने दोस्त केटो के पास गया, लेकिन बात करने से पहले ही के गायब हो गया। इस बार उसके साथ सुजुकी और एक नया आदमी तो था, पर उसके दोस्तों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि वो लोग मर चुके थे। गैंट्स ने के को 13 पॉइंट्स दिए, जिसके बाद उसे केटो और किशिमोरो की तस्वीर मरे हुए लोगों में दिखाई दी और जब उसने उन्हें दोबारा जिंदा करने की बात कही तो गैंट्स ने उसे बताया कि उसके लिए 100 पॉइंट्स चाहिए थे। अगली सुबह कोजिमा ने देखा कि के काफी उदास था। उसने भी के से बात करने की कोशिश की, पर के ने उसे कोई खास जवाब नहीं दिया।
शाम को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पर गिर गया और जब के ने उसे वो खिलौना वापस दिया तो ठीक उसी समय पर ट्रेन काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन के हिलने को तैयार नहीं था। पर तभी कोजिमा ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया, जिसके बाद उसने के सामने अपने प्यार का इजहार किया। कुछ देर बाद के आयुमो को उसके भाई की मौत की खबर देने के लिए पहुंचा। उसी रात उन्होंने एक बार फिर गैंट्स को बुलाया और इस बार के और सुजुकी के साथ साथ कई और नए लोग भी शामिल थे। और उधर केटो उसी मीटिंग के बाहर खड़ा होकर पुलिस को जांच करते हुए देख रहा था।